Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you all are fine. Okay, today we are going to discuss demand estimation by regression analysis. In this lecture we will also discuss about R square. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ लुक ऑन द सिंपल डिमांड कर्व एस्टिमेशन. एक सिंपल डिमांड कर्व जो होगा हम उसको एस्टिमेट कैसे करेंगे. सबसे पहले हमने इसका ओवरव्यू लेना है कि एक सिंपल डिमांड कर्व है, उसकी एस्टिमेशन हम कैसे करेंगे. सिंपल डिमांड कर्व हमारे पास नेगेटिव स्लोप होता है. ये हम लोगों ने बात बिल्कुल स्टार्ट में भी देखी हुई है और आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पहले भी पढ़ी हुई है, तो आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा कि प्राइस और डिमांड के दरमियान में नेगेटिव रिलेशनशिप होती है. प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम और डिमांड के बढ़ने से प्राइस ज़्यादा होती है. ठीक है, कम होने से प्राइस ज़्यादा होती है. तो हमारे पास जो स्लोप ड्रॉ होती है वो एक नेगेटिव और स्लोप होती है जिसको हम लीनियर कर्व भी कहते हैं. बेस्ट एस्टिमेशन का मेथड जो हमारे पास है ये है कि हम मार्जिनल कॉस्ट को मार्जिनल बेनिफिट के साथ कंपेयर कर लेते हैं. एक स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है हमारे पास. अगर हम मार्केट डिमांड कर्व की बात करें तो ये हमारे पास शो करता है क्वालिटी ऑफ कस्टमर की, कितने क्वालिटी कस्टमर्स हमारे पास विलिंग है डिफरेंट प्राइसेस पे सेम मार्केट में सेम प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए. ठीक है, क्योंकि मार्केट डिमांड का डिफरेंट होता है. एक ही मार्केट है, उस मार्केट में आप भी जा रहे हो, मैं भी जा रही हूँ, आपने भी वही चीज़ खरीदनी है, मैंने भी वही खरीदनी है. तो आप उस प्रोडक्ट के लिए कितना देने के लिए विलिंग हो और मैं कितना देने के लिए विलिंग हूँ, ये बात बहुत मैटर करती है क्योंकि हम दोनों की विलिंगनेस जो होगी उस चीज़ के लिए डिफरेंट होगी. तो इस केस में जो हम कर्व देखेंगे वो हमारे पास डिमांड कर्व होंगे. अगर हम ग्राफिंग द मार्केट डिमांड कर्व की बात करें तो हमारे पास Q1 क्वांटिटी डिमांडेड 1, क्वांटिटी डिमांडेड 2, जैसे कि आपकी डिमांड और मेरी डिमांड दोनों को हम ऐड करेंगे और देन हम टोटल उसकी जो है देखेंगे कि क्वांटिटी की प्राइस हमारे पास क्या आ रही है. ये हमारे पास है डोमेस्टिक डिमांड. डोमेस्टिक डिमांड के जो मुल्क के अंदर डिमांड की जा रही है. मार्केट डिमांड हमेशा डोमेस्टिक डिमांड से अबव होती है क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट एक ह्यूज लेवल पे बात की जा रही होती है, जबकि फॉरेन डिमांड उस गुड की हमारे पास नीचे को होती है. इंडेफिनिकेशन प्रॉब्लम, अगर हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स की बात करें डिमांड और सप्लाई कर्व को हम देखें, डिमांड और सप्लाई कर्व जो हमारे पास एस्टिमेटेड जो है कैसे शिफ्ट होते हैं. डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप, ये देखो D1 वाली नीचे को आ रहा है. सप्लाई हमेशा पॉजिटिव होता है. फिर डिमांड नेगेटिव, सप्लाई कर्व पॉजिटिव, डिमांड कर्व नेगेटिव, सप्लाई कर्व पॉजिटिव. इन तीनों की अगर हम इंटरेक्शन देखें तो ये हमारे पास एक वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है जिस पे डिमांड और सप्लाई इक्वल है. वो प्राइस हमारे पास यहाँ पे हमारे पास मार्केट में हमें मिल जाती है. जैसे लाइक 1, 2 और 3 पॉइंट पे हमें वो प्राइस मिल रही है जिस पे कस्टमर और सेलर दोनों विलिंग हैं गुड को बाय और सेल आउट करने के लिए. अब रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. रिग्रेशन एनालिसिस हमारे पास बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल टर्म है. ठीक है, ये आपके पास बता रही होती है रिलेशनशिप एवरेजेस से रिलेटेड कि आपके पास जो आपका रिलेशनशिप है वो ट्रू है बाय द डेफिनेशन. बेसिकली ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल y, ठीक है, कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है, आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आएगा, आपके डिपेंडेंट में कितना चेंज आएगा ड्यू टू इंडिपेंडेंट, ये आपको वो बता रही होती है. लीस्ट स्क्वायर मेथड आपके पास वो आपको मिनिमम सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल बता रहा होता है. आगे हम इसको देख लेते हैं. ये है प्राइस की इन्वर्स रिलेशनशिप. ठीक है, इन्वर्स रिलेशनशिप ये देखो कभी ऊपर कभी नीचे. ये आपके पास बिल्कुल जो स्लोप है वो एक डायरेक्शन में नहीं आ रही, कभी प्राइसेस अप हो रही हैं कभी डाउन हो रही हैं. नेक्स्ट आपके पास जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप है. डायरेक्ट रिलेशनशिप ये देखो आपके पास ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ही लाइन है अपवर्ड मूवमेंट पे. यहाँ पे भी आपको नॉन रिलेशनशिप है, आपको किसी रिलेशनशिप का नहीं पता लग रहा कि आपके पास प्राइसेस की रिलेशनशिप क्या है, कि अपवर्ड है क्या डाउनवर्ड है. यहाँ पे नॉन लीनियर रिलेशनशिप है तो आपके पास लीनियर लेकिन नॉन लीनियर है. आपके पास एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन जो है ड्रॉ नहीं हो रही. रिग्रेशन एनालिसिस जो है आपके पास बता रहा होता है कि डिमांड पे क्या इफेक्ट हो रहा है वेरिएबल्स का, कि आपके पास एडवर्टाइजमेंट है, उसकी प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, पॉपुलेशन, टेस्ट, प्रेफरेंस,
अब मैंने जैसे कि अभी अब स्टार्ट में बात की है, स्टार्ट में मैंने बात की है कि एक गुड को लेने के लिए मार्केट में आप भी चले गए और मैं भी चली गई हूँ। अब आपकी प्रेफरेंस क्या थी, मेरी प्रेफरेंस क्या थी, आपका टेस्ट क्या था, मेरा टेस्ट क्या था, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर मुझे वो चीज़ बहुत पसंद है खाने में तो मैं डेफिनेटली उसके लिए ज़्यादा पैसे भी पे करने को तैयार हूँ। आप नहीं हो, अगर आपकी प्रेफरेंस उस चीज़ की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मी तो आप उसके लिए ज़्यादा पे करोगे। क्यों? आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इनमें जैसे जैसे चेंजिंग आती है आपके वजह से, इसकी वजह से आपके पास आपका क्यू चेंज हो रहा होता है। जस्ट लाइक जो भी हम पहले बात किए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के चेंज की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास चेंज होता है। ऑयलेस मेथड है ये, अगर हम क्लास में होते तो ज़रूर मैं आपको, ये एक सॉफ्टवेयर है ईव्यूज़, वहाँ से आप ये सब कुछ न्यूमेरिकली निकाल सकते हैं, आपको ज़रूर करके बताती कोशिश करूँगी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको किसी तरह मैनेज करके तो आपको समझा सकूँ। उसके बाद हमारे पास टाइम पीरियड इन्वॉल्व होता है एक चीज़ का। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सितंबर में हमारे पास 1400 चीज़ें जो बिकी हैं, ठीक है, ये 2100 है, देन हमारे पास 2900 है। वेरीज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको इमेज में शायद क्लियर ना हो। अब यहाँ पे डिपेंड करता है, यहाँ पे हम लोग गुड्स ले रहे हैं, आपके पास जो है आपके पास ये हैं स्वीटर्स हैं। अब स्वीटर्स की डिमांड आपके पास कैसे बढ़ेगी विद रिस्पेक्ट टू सीज़न, ठीक है। जैसे जैसे सीज़न अपवर्ड जाता जाएगा, आपकी तरफ सर्दी की तरफ जाएगा, आपकी उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, उसके साथ साथ आपकी प्राइसेस भी बढ़ती जाएंगी। यहाँ पे आपके पास जो फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है वो है वेदर। और रिग्रेशन मॉडल को जो होता है ये सिग्निफिकेंट लेवल होता है, ठीक है। इसकी स्लोप जो होती है आप हमेशा फाइंड आउट कर सकते हो बी से। आप लोगों ने एक इक्वेशन देखी होगी y = a+b(x), ठीक है। तो उसमें आपके पास b जो है स्लोप ऑफ वेरिएबल को बता रहा होता है। ये देखें यहाँ पे क्वेश्चन लिखी भी हुई है, ये देखो y = a+bx। y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, a जो है आपके पास इंटरसेप्ट है, b इज़ द स्लोप एंड x इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये आपके पास टोटल एक वेरिएबल की रिलेशनशिप बता रहा होता है। आप फिर आर स्क्वायर फाइंड करते हो। आर स्क्वायर आप लोगों ने स्टैटिस्टिक में भी फाइंड आउट किया होगा। अगर आर की वैल्यू आपके पास 1 आती है तो इसका मतलब होता है परफेक्ट कोरिलेशन है वेरिएबल्स के दरमियान में। अगर 0 है इट्स मीन नो कोरिलेशन है। आर स्क्वायर जो होता है अगर 100% आए तो मीन्स परफेक्टली फिट है। अगर 0 है तो इट्स मीन कोई रिलेशनशिप नहीं आ रही। किसके दरमियान में कोई रिलेशनशिप नहीं आ रही? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान में। इस लेक्चर में जस्ट आप लोगों ने 3 से 4 बातें जो है बेसिकली याद रखनी है। एक तो आपने ये याद रखना है कि आपके पास जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इनका आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। इंडिपेंडेंट जो होते हैं उसमें आपके पास टेस्ट, आपकी प्रेफरेंस, आपके दोनों प्राइजेस की गुड्स की जो वैल्यू है वो आपके पास सारा अफेक्ट कर रही होती है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को। जैसे जैसे उसमें चेंज आता है आपके पास इधर भी वेरिएबल्स में चेंज आना शुरू हो जाता है। जैसे और इसको चेंज को हम मेजर कैसे करते हैं? आर स्क्वायर के थ्रू। आर स्क्वायर क्या है? आपके पास रिग्रेशन एनालिसिस है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है करने की क्योंकि हम लोग इस सब्जेक्ट को फ़िलहाल जस्ट वर्बली देख रहे हैं। तो वो जब आप कैलकुलेट करते हो, अगर उसकी वैल्यू, एक तो उसकी वैल्यू आपके पास हमेशा 1 से 0 के दरमियान आती है, ना तो 1 से एक्सीड कर सकती है, ना वो 0 से नीचे जा सकती है। अगर वो परफेक्टली 0 आ रही है इट्स मीन देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन अगर वो 0 से हाई जा रही है देन देयर इज़ रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट आपके पास जो है इसके लिए 2 टेस्ट यूज़ किए जा रहे होते हैं। ये आप लोगों ने यकीनन स्टैट्स में पढ़े होंगे, आप लोग उसको खुद देखोगे और कोई इशू हुआ तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट हम एक कर्व देख लेते हैं। इसको आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आप लोगों ने स्टैट्स में देखा होगा, जहाँ पे आप मीन मीडियन मोड जो है इक्वल कंसीडर वहाँ पे आ रहे होते हैं। ये आपके पास 99% और 95, 90 आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यूज़ हैं।